हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 10 है यहाँ पे कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय 10 है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। ये पॉइंट वाइज पॉइंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आगे की बात करें, आगे का पॉइंट है यहाँ पे कोशिका चक्र किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को जानना जरूरी है। तो उत्तर हो जाएगा घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसे कोशिका चक्र कहते हैं और ये सेल्फ नोट्स बना हुआ है एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती हैं। तो कौन कौन सी होती है, जिनमें क्रमशः पहला है यहाँ पे अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज, और दूसरा है अप्रावस्था यानी कि सूत्री विभाजन भी इसे कहते हैं, यानी कि मिटोसिस फेज, ठीक है। आगे यहाँ पे पॉइंट है मनुष्य की कोशिका के औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। आगे की बात करें हम लोग तो अम्प्रावस्था का आरंभ केंद्र के विभाजन कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है, और इसका अंत कोशिका द्रव्य और इसका अंत यहाँ पे अंत होना चाहिए एक तरह से, और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। नोट है यहाँ पे कुछ, अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं और ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे यहाँ पे अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है, तो नाम लिखें। तो पहला, दूसरा, तीसरा है। इसमें पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था यानी कि इसे G1 फेज भी कहते हैं। सेकेंड है संश्लेषण प्रावस्था, इसे S फेज भी कहते हैं। थर्ड है हमारा पूर्व सूत्री विभाजन यानी कि अंतराल काल प्रावस्था, इसे G2 फेज भी कहते हैं, ठीक है। आगे का पॉइंट है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आगे का पॉइंट है यहाँ पे G1 प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता। एस फेज या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रकृति होती है, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कोशिका चक्र की शांत अवस्था किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा जैसा कि प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, जैसे हृदय कोशिका और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती है। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था यानी कि G0 यानी कि G0 भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो G0 कहते हैं। आगे का पॉइंट है यहाँ पे सूत्री विभाजन अवस्था, इसे अम्प्रावस्था भी कहते हैं। तो यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, और ये बात आपको याद रखनी है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे समविभाजन कहते हैं, ठीक है। आगे का पॉइंट है सूत्री विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, उनका नाम लिखें। तो पहला है पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज, ठीक है। सेकेंड है मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज। थर्ड है पश्चावस्था यानी कि एनाफेज।
फोर्थ है हमारा अंत्यावस्था यानी कि टेलोफेज। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसमें क्या क्या दिखाई नहीं देता है, तो ध्यान देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा गोल्जी काय, अंतर्द्रव्यीय जालिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बात करें मध्यावस्था पट्टिका किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषता निम्नवत है। ध्यान देंगे आप लोग, तर्कुतंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कुतंतु से जुड़ जाते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे पश्चावस्था की, तो पश्चावस्था की विशेषताओं के बारे में बताएं, तो उत्तर हो जाएगा गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। आगे यहाँ पे अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ओके, अब आगे की बात करें अंत्यावस्था की मुख्य घटना को क्रमवार लिखे, ये गलत है। ठीक है, तो अंत्यावस्था की मुख्य घटनाएं को क्रमवार लिखें, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। आगे का पॉइंट है गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। आगे का यहाँ पे है केंद्रिका, गोल्जीकार व अंतर्द्रव्यीय जालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे का यहाँ पे क्वेश्चन है कोशिका पट्टिका किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं। ठीक है, आगे का यहाँ पे क्वेश्चन है संकोशिका क्या है, तो उत्तर हो जाएगा ऐसी बहुकेंद्रकी कोशिका जो एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं उसको संकोशिका कहते हैं। उदाहरण के फलस्वरूप नारियल का तरल भ्रूणपोष। ठीक है, आगे का यहाँ पे क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब आगे का पॉइंट है यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं को लिखें, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं जिसे अर्धसूत्री 1 व अर्धसूत्री 2 कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। ठीक है, अब बात करें एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्ध गुणसूत्र एक 1 अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन में अर्धसूत्री का यहाँ पे दूसरा विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। आगे का पॉइंट है अर्धसूत्री यहाँ पे दूसरा है। सेकेंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। ध्यान देंगे कौन कौन है, तो साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट लिप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसके आगे का पॉइंट है गुणसूत्र का संहनन कॉम्प्लेक्सन पूरी तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है जिसे युग्म पट कहते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट है यहाँ पे युग्म पट यानी कि जाइगोटीन। इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, बात करें युगली की यानी कि विवेलेंट की अथवा चतुष्क यानी कि
टेट्राड किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मत समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है उसे युगली यानी कि बाइवैलेंट अथवा चतुष्क यानी कि टेट्राड कहते हैं। ठीक है, बात करें पूर्वावस्था 1 की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं यानी कि स्थूल पट अवस्था से अपेक्षाकृत कम होती है। इस अवस्था के दौरान युगली गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। बात करें द्विपट की, तो द्विपट डिप्लोटिन के प्रारंभ में सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को कायजमेटा कहते हैं और ये बात आपको याद रखनी है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आगे मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल में तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप सर्च कीजिए और वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इसका PDF नोट्स और वीडियो मिल जाएगा। ओके, थैंक्स।